दूसरी एजेंसी का नाम लिखो, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक। और इसके आगे इस तरीके से लिखना, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या बनेगा, CERT, ऐसे लिख लो इसको, CERT इन, ठीक। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक। ये क्या करती है, ये साइबर क्राइम्स को डील करने के लिए एक सबसे बड़ी एजेंसी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी साइबर क्राइम होता है तो ये जो रिस्पांस टीम है ना, जैसे हम बोलते हैं ना रैपिड एक्शन टीम या स्वाट टीम जो जाकर के तुरंत कार्रवाई करती है, उस तरीके की टीम है। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज अगर आते हैं, कहीं पर भी इनके पास कोई केस इनको आता है, तो ये तुरंत जाकर उस पर क्या करती हैं, कार्रवाई करती हैं, ठीक। ये जो है इस तरीके की टीम है और इसका शॉर्ट फॉर्म ये है। चलो इसके बाद देखो तो जरा कि भारत में जो है साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट क्यों है ना, साइबर सिक्योरिटी क्यों चाहिए हमको, उसके क्या क्या रीजन है वो लिखो। तो लिखो, रिक्वायरमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। तो भारत में साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है भाई, देखो सबसे पहली चीज़ तो जितना ज़्यादा हम डिजिटली डेवलप हो रहे हैं, है ना, उतना ही ज़्यादा फिर हमको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब चूंकि जैसे अभी हमने कहा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ भारत में, तो डिजिटल इंडिया क्या करना चाहता है कि पूरा भारत जो है वो एक तरीके से स्मार्ट कंट्री बन जाए, है ना, कैशलेस ट्रांजेक्शन हो, मतलब कि आपको नगद देने की ज़रूरत ना हो, टोटल काम जो है ऑनलाइन हो, है ना, या कार्ड से हो, जो भी हो। दूसरी चीज़, आपके सारे सर्टिफिकेट, सारी जानकारियां जो है आपकी कैसी हो जाए, वो हो जाए आपकी डिजिटल हो जाए, मतलब कि आपको बनाना हो तो भी वहाँ पर काम हो जाए, अगर सबमिट करना हो तो भी काम हो जाए, एप्लीकेशन से लेकर के सारे सर्टिफिकेट्स तक वहाँ पर जो है सबमिट भी हो जाए, और अगर आप उसको बनवाना चाहते हैं तो बन भी जाए, ठीक। ये हो गया। और इसी भी तरह का कोई भी काम हो, चाहे आपको शॉपिंग करना हो, चाहे आपको कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम हो, आपको कोर्ट के या न्यायालय का कोई भी काम हो, सारा का सारा काम हम कैसे चाहते हैं कि वो कैसा हो, वो डिजिटली हो जाए, कंप्यूटर से हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, जितना ज़्यादा हो सके। तो अब चूंकि इतना ज़्यादा हम इसको स्प्रेड करेंगे, इतना ज़्यादा इसको जो हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। दोनों लेवल पर चीज़ें बढ़ेंगी, है ना, क्राइम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी, वैसे ही यहाँ पर अगर आप साइबर स्पेस को इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपको साइबर सिक्योरिटी को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहला रीजन लिखो कि बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम या ड्यू टू डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट या प्रोग्राम, ठीक है। डिजिटल भारत का जो प्रोजेक्ट है उसके कारण हमको किसकी आवश्यकता है, साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है, ठीक है। क्यों आवश्यकता है मैंने आपको बता दिया कि सारी चीज़ें हम ऑनलाइन करना चाहते हैं और इसी वजह से उसकी सिक्योरिटी के लिए भी हमको उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक। दूसरा रीज़न बताओ क्या हो सकता है जिसकी वजह से भारत में हमको इस तरीके की सिक्योरिटी की ज़रूरत है। कैश, जो डिजिटल इंडिया के अंदर ही मैंने आपको बता दिया कि कैशलेस हम ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसको अलग से एक पॉइंट बना के लिख लो, कैशलेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, मतलब कि जो आपकी नगद क्या बोलते हैं उसको, नगद व्यवहार जो होता है उसको हम क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो कैशलेस ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा हम इसके बाद ये भी चाहते हैं कि सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे, ठीक है, डिपार्टमेंट चाहे वो गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट हो, डिपार्टमेंट हो, मिनिस्ट्री हो, कुछ भी हो, उनको हम क्या करना चाहते हैं, टू कनेक्ट ईच अदर, उनको आपस में हम जोड़ना चाहते हैं, कैसे, डिजिटली, है ना, डिजिटल माध्यम से उन सभी को आपस में हम जोड़ना चाहते हैं, और इसी कारण से जो है हम साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी की हमको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ये कुछ रीजंस, सीधा सा सिंपल सा रीज़न है कि जितना ज़्यादा आप साइबर स्पेस में काम करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। वो कोई भी प्रोसेस हो सकता है। इसके बाद लिखो, अब ये हो गया। अब साइबर सिक्योरिटी अगर हम पर्सनली बात करें, हमारी गवर्नमेंट तो जो काम कर रही है वो कर ही रही है, और चूंकि हमारे देश में अभी तक कोई ऐसे प्रॉपर लॉ नहीं है ना, ऐसा कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है जिससे हम साइबर सिक्योर, और अवेयरनेस भी नहीं है, ये बातें हमने की थी।
इसकी वजह से क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। पर हमें पर्सनली क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा जो इन्फॉर्मेशन है या हमारा पैसा है वो क्या हो, सेफ रहे, उसके लिए हमको कुछ रूल्स या हम कह सकते हैं कि कुछ प्रिकॉशन रखने चाहिए, ठीक है। तो उसमें लिखो प्रिकॉशन फॉर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा के लिए सावधानियां। प्रिकॉशन फॉर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा के लिए सावधानियां। इसको प्रिकॉशन की जगह हम स्टेप्स भी बोल सकते हैं, है ना, क्या क्या कदम हम उठा सकते हैं पर्सनली, है ना। तो सबसे पहले तो क्या कर सकता हूं मैं कि यूज एंटीवायरस। किसका यूज कर सकते हैं हम हमारे सिस्टम के अंदर, एंटीवायरस। पहला लिख सकते हैं हम यूज एंटीवायरस, ठीक है भाई। एंटीवायरस का उपयोग करो अपने सिस्टम के अंदर, ठीक। उससे क्या होगा, कोई भी नया अगर वायरस आता है, ठीक है, नया अगर आया तो और साथ में इसको अपडेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि एंटीवायरस भी उन्हीं वायरस को स्कैन कर सकता है जो ऑलरेडी पहले से उसको पता हो, है ना। अगर मान लो किसी ने नया वायरस बना के डाल दिया तो क्या होगा, वो उस एंटीवायरस को भी क्रॉस करके आपके सिस्टम में चला जाएगा, फायरवॉल को क्रॉस करके आपके सिस्टम में चला जाएगा। तो इसलिए एंटीवायरस तो डालना ही है, साथ में उसको क्या करना है, अपडेट भी करना है ना। उसके अलग अलग वर्जन्स आते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में सेटिंग्स आती रहती है ना हमेशा कि अपडेट करो, सेटिंग को अपडेट करो, वैसा वहाँ पर भी अपडेट आपको करना पड़ेगा। तो इसमें लिख लो यूज एंटीवायरस एंड अपडेट प्रॉपरली, ठीक। एंटीवायरस को उपयोग करो और उसको प्रॉपर अपडेट करो। अगला, हमारे मोबाइल या सिस्टम के अंदर जो अननेसेसरी ऐप्स हैं उनको सबसे पहली फुर्सत में क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है। जो अननेसेसरी ऐप्स है उनको क्या करेंगे, हम अनइंस्टॉल करेंगे। तो लिख लो अननेसेसरी जो ऐप्स हैं हमारे, ठीक है, कैसे, अनावश्यक अननेसेसरी ऐप्स को अनइंस्टॉल करो, ठीक है। इनसे होता क्या है, कई हमारे फ़ोन में कई इस प्रकार की चीज़ें हमेशा रखी रहती हैं जिनकी अभी हमें कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी कई सारे ऐप्स हैं जो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होते हैं। अब उनकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किसी दूसरी जगह से आपको वायरस तो खैर ला के दे ही सकता है, साथ में वो आपके फ़ोन की स्पीड को कम करेगा, है ना। आपने देखा होगा ना, मेमोरी जितनी ज़्यादा, रैम आपका फुल रहेगा तो आपके फ़ोन का प्रोसेसिंग का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें वो आपको देता है। इसलिए अच्छा क्या है, सबसे पहले कि उस ऐप को ही आप क्या कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। दूसरी चीज़ लिखो कि अपना जो डाटा है, आपका इंफॉर्मेशन है सिस्टम या मोबाइल के अंदर, उसको रेगुलरली उसका बैकअप लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, रेगुलरली उसका बैकअप लेना, ठीक है। डाटा या इंफॉर्मेशन का रेगुलरली बैकअप लो। बैकअप लेने का मतलब सब समझते हैं, समझते हो ना भाई। बैकअप लेने का मतलब समझते हो, बैकअप लेना मतलब कि जो भी हमारे पास डाटा है उसको एक कॉपी बना लेना अलग से, ताकि अगर मान लो वायरस से वो करप्ट हो जाए, डिलीट हो जाए, तो हमारे पास हमारा बैकअप रहे कि भाई हमारा डाटा खत्म नहीं हुआ है ना। तो ये ऐसा आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। ये एक स्मार्ट, आप जैसे आपका फ़ोन स्मार्ट है वैसे ही आपको भी स्मार्ट होना पड़ेगा, है ना। ये काम आपको समय समय पर करते रहो। जो अननेसेसरी चीज़ें उनको डिलीट करते रहो, इंस्टॉल करते रहो। जो काम की चीज़ें उनको या तो अलग किसी ड्राइव में रख दो, पेन ड्राइव वगैरह में, या फिर उनका बैकअप, उसी को बैकअप लेना बोलते हैं। इस तरीके से आप उसको सेफ रख सकते हो, ठीक। इसके बाद लिखो अगली चीज़, रेगुलरली डाटा। इसके बाद सिक्योरिटी सेटिंग्स जो होती है हमारे फ़ोन की, उनको भी हमको क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। अब देखो ये इतनी सारी चीज़ें जो कि बहुत आसान है, सबको मालूम है, पर जब ऑप्शंस में आएंगी वो, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। इसलिए मैं आपको इतना एक एक करके पॉइंट बता रहा हूँ। तो पहला लिखो, इसके बाद लिखो सिक्योरिटी जो सेटिंग्स है हमारी, सिक्योरिटी सेटिंग को भी क्या करना है, हमको अपडेट करना है। अगर नोटिफिकेशन उसका आता है तो उसको आप अपडेट करो, ठीक। इसके बाद लिखो जो हमारा पासवर्ड है सिक्योरिटी के लिए हमने मोबाइल में डाला है, उसको भी हमको क्या करना है, चेंज करते रहो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि पासवर्ड थोड़ा सा आपको हैवी रखना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं हो 1 2 3 4 5, ठीक है, या ABCDFG ऐसा भी होते हैं, तो ऐसा नहीं रखो। अगर आपके फ़ोन में इंफॉर्मेशन आपको सिक्योर रखना है तो, अदरवाइज़ तो कुछ लोग होते हैं जो पासवर्ड रखते ही नहीं है ना। पर आजकल तो जनरली सभी लोग पासवर्ड रखते हैं अपने फ़ोन में, है ना। तो पासवर्ड को क्या करना है, पासवर्ड पहली चीज़ तो मतलब कि हैवी होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ चेंज करते रहो उसे,
कम से कम महीने 2 महीने में एक बार उसको आप चेंज करते रहो। अपना एटीएम का जो पिन होता है उसको तो ज़रूर से ज़रूर चेंज करना चाहिए, है ना। पासवर्ड तो खैर फ़ोन का ठीक है, पर जो आपका मनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पेटीएम पासवर्ड को हमें कम से कम जो है चेंज करते रहना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो हैक होने में ज़्यादा आसान हो जाएगा लोगों के लिए, टारगेट ईजिली बन जाएगा। ठीक, ये 5 पॉइंट हो गए सबके। अगला लिखो 6वां, लिखो सिस्टम में हमें फायरवॉल का यूज़ करना है। ठीक है, यूज्ड फायरवॉल इन आवर सिस्टम, है ना, यूज फायरवॉल इन आवर सिस्टम। ठीक है, अभी फायरवॉल क्या होती है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो यही बता ही देता हूं मैं। फायरवॉल का मतलब किसी को पता है क्या होती है? क्या होती है भाई फायरवॉल? वॉल का मतलब तो पता है, वॉल मतलब क्या है? दीवार। देखो फायरवॉल जो है, जैसे मान लो ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है। अब मेरे सिस्टम में एक फायरवॉल होती है, ये बीच में जो है पूरा इंटरनेट का एरिया आ गया, है ना, इंटरनेट है ये, बीच में ये ट्रेवल कर रहा है मैसेज। फिर ये दूसरे सिस्टम की फायरवॉल है और फिर ये दूसरा सिस्टम है। ठीक, अब देखो क्या होगा कि पहली चीज़ तो फायरवॉल एक एपरेटस है, या हम यूँ कहें कि सेट्स ऑफ एपरेटस। ठीक है, या तो कोई, हाँ वही फिल्टर होता है। ठीक है, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना जो सेलेक्टिव डिफ्यूजन करती है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर लेकर के जाती है, वैसे ये भी क्या करता है, ये भी एक फिल्टर है। और ये है क्या, ये एक उपकरण है, एपरेटस है, या फिर कुछ 3-4 एपरेटस का एक सेट होता है। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये अनवांटेड जो भी आपके मैसेजेस है, टेक्स्ट है, ईमेल है, उनको स्कैन करता रहेगा और उनको आपके सिस्टम में वो जाने ही नहीं देगा। ठीक है, बाहर ही क्या कर लेगा, रोक लेगा। ये फायरवॉल का काम होता है। ठीक, ये पहला काम हो गया, मतलब फिल्टर करना, जो अननेसेसरी चीज़ें उनको रोकना और बाहर की तरफ उनको बाहर ही रोक लेना, अपने सिस्टम तक वो आने नहीं देगा। ठीक, दूसरी चीज़, दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम इसका वही है जो मैंने आपको कल बताया था, क्रिप्टोग्राफी। क्या होती है क्रिप्टोग्राफी, बताओ जरा। क्रिप्टोग्राफी का मतलब कोडिंग में बात करना, सीधी सी बात, एक लाइन में बोले तो क्या बोलेंगे, कोडिंग करना, कोडिंग और डिकोडिंग, है ना। मैंने यहाँ पर कोई मैसेज टाइप किया, वो मैसेज जाएगा पहले, उसकी क्या होगा, दोनों प्रोसेस के नाम बताओ जरा क्या होते हैं। अगर मेरी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदलेगी तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इनक्रिप्शन, है ना। मतलब इनक्रिप्शन जो है ये कौन करेगा, फायरवॉल करेगा। ठीक, साथ में डिक्रिप्शन भी करेगा, क्योंकि दूसरे सिस्टम ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसको भेजी है तो वो उसको डिक्रिप्शन करके हमको दिखाएगा। ठीक, और अगर हमने कोई भेजी है तो उसका इनक्रिप्शन करके अगले को दिखाएगा। बात समझ में आ गई। तो फायरवॉल के 2 काम हो गए, एक तो फिल्टर करना चीज़ों को, और दूसरा कोडिंग और डिकोडिंग करना, आपकी लैंग्वेज को कंप्यूटर की भाषा में बदलना, कंप्यूटर की भाषा को आपकी भाषा में बदलना। ठीक, ये 2 काम हो गए, तो ये फायरवॉल होता है। तो आपको अपने सिस्टम में क्या रखना चाहिए, हमेशा फायरवॉल रखना चाहिए, जिससे आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक, चलो अगला लिखो। इसके बाद हमें जो काम करना चाहिए वो काम है हमारा, चलो आपको कई तरीके के फ़ोन्स आते रहते हैं, कई तरीके के मैसेज आते रहते हैं, है ना। तो कभी भी किसी भी कॉलर को, जो भी आपको कॉल कर रहा हो या आपको कोई मेल भेजा हो, उसको अपना पूरा नाम या एड्रेस कभी भी नहीं बताना चाहिए। ठीक, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और अपना एड्रेस, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से वेरिफिकेशन होता है। ठीक, तो उसमें अगली चीज़ लिख लो कि आपको क्या क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस हो गया, और साथ में क्या हो गया, फुल नेम। ये 3 चीज़ें आपको कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, अगर मान लो उसको पता चल गया तो वो उनके थ्रू आपको आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है या आपका पैसा चुरा सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अगला लिखो। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम कि जो इंटरनेट प्राइवेसी होती है ना, या हम यूँ कहें कि इन सब चीज़ों की टेक्निकल नॉलेज हमको लेना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज या थोड़ी सी ट्रेनिंग इसकी लेनी चाहिए, है ना। वो कहाँ मिलेगी आपको ट्रेनिंग, आजकल तो मोबाइल पर ही मिल जाएगी सारी चीज़ें, है ना। यूट्यूब पर आप 2-4 वीडियो उसके देख लो तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें ये सब पता चल जाएगी। या फिर आप किसी इंस्टीट्यूशन से लेना चाहते हो, कई तरीके के कोर्सेस होते हैं, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप पढ़ सको। जैसे कि मान लो एक छोटी सी चीज़ है, पेटीएम होता है, पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, उस पर रिवार्ड मिलते हैं हमको कई तरीके के। अब वो रिवार्ड का यूज़ करना नहीं आता है बहुत लोगों को, है ना। वो रिवार्ड ऐसे ही पड़े रहते हैं, है ना। आता है क्या, तुम में से किसी को आता है यूज़ करना?
बहुत कम लोगों को आता है ना, तो वो यूज़ करना नहीं आता है। इस वजह से क्यों नहीं आता है? क्योंकि वही टेक्निकल नॉलेज की क्या है, कमी है। तो ऐसी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, उससे क्या होगा, हमारा बेनिफिट भी होगा और साथ में जो लॉस अगर हमको होने वाला होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। और दूसरी चीज़, जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो हमको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो हमारे बैंक का अकाउंट नंबर है, या हमने लास्ट ट्रांजेक्शन कब किया था और कितना किया था, ये हमको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि मान लो अगर आपके बैंक से रिलेटेड कोई इशू आ गया तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछता है कि आपने लास्ट ट्रांजैक्शन कब किया था और क्या किया था, कितने रुपए का किया था, है ना। और अगर आप बता पाते हो तो वो वेरिफिकेशन हो जाता, नहीं तो वो बोलेगा कि पहले आप बताओ भाई, नहीं तो फिर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। ठीक, तो वो होना चाहिए कि, और ये चीज़ आपको कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। अगला लिखो, फायरवॉल भी लिख लिया हमने। अगर अननोन सोर्स से आपको कोई भी मैसेज या ईमेल आता है तो उसको ओपन नहीं करना चाहिए, है ना। अननोन सोर्स से अगर कोई ईमेल या मैसेज, टेक्स्ट कुछ भी आता है तो उसको आपको ओपन नहीं करना चाहिए, या फिर केयरफुली ओपन करना चाहिए। ओपन करने में तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट वो अंदर उसका जो वो प्रोसीजर फॉलो करवाता है आपसे, उसमें आपको नहीं ट्रैप होना है ना। वो बोलेगा कि आप अपना यहाँ पर कोड डालो या ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करना। आप उसको ओपन करके एक बार पढ़ लो और वापस से उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो आपको अपने सिस्टम में ध्यान अगर रखोगे तो आप साइबर क्राइम से बचे रहोगे। ठीक, अगला लिखो, आईटी एक्ट इंडिया में कब लागू हुआ था? कल बताया था मैंने, सन 2000 में। ठीक, आईटी एक्ट कब लागू हुआ था? 2000 में। अब इस आईटी एक्ट में कुछ चीज़ें हमारी रह गई हैं जो उसके बेसिक हम कह सकते हैं कि उसका जो है पर्पस था। आईटी एक्ट में कुछ पर्पस हैं, जैसे कि पहला पर्पस लिखो, पर्पस ऑफ आईटी एक्ट 2000, आईटी अधिनियम 2000 के उद्देश्य। ठीक, पर्पस ऑफ आईटी एक्ट 2000, पहला उद्देश्य क्या है इसका? पहला उद्देश्य था इसका कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, इसको मिटा दूं पूरा मैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स जो है आपके, उनको कानूनी मान्यता प्रदान करना। मतलब कि लीगल जो एक आपका होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आपकी कोर्ट के अंदर, है ना, कई तरीके की चीज़ें जो होती है, जैसे मान लो लाइव डिटेक्टिव टेस्ट होता है, या फिर आपका नार्को टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट होते हैं ये कोर्ट के अंदर इनको माना नहीं जाता एज अ प्रूफ। ठीक है, ये केवल क्या होते हैं, एक केस को एक डायरेक्शन प्रोवाइड जरूर कर देते हैं ताकि उस दिशा में वो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती रहे। और इसी तरीके की कई डिजिटल चीज़ें भी हैं जिनको कोर्ट में सबूत के तौर पर माना नहीं जाता है ना। तो जैसे मान लो अभी भी अगर मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, करवाने जाना है, कहीं मेरी जॉब लगी है, तो मुझे वहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा और वहाँ उनको दिखाना पड़ेगा। तो अब सरकार ये चाहती है कि ये काम भी जो है वो कैसे हो जाए, वो डिजिटली हो जाए, मतलब वहाँ जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है उनको क्या करना है, हमको उनको एक लीगल, है ना, आपको अथॉरिटी देना है, या उसको हम यूँ कहें कि कानूनी मान्यता देनी है ना। ये पहला उद्देश्य किसका? आईटी एक्ट का। तो लिख लो उसको, ठीक है, टू प्रोवाइड लीगलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कानूनी मान्यता देना। अब इसी संदर्भ में आगे चलो तो देखो दूसरा इसका क्या उद्देश्य था कि जो आपके सिग्नेचर होते हैं, है ना, वो भी हम कई तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करते हैं। जैसे अभी फॉर्म आपने डाला होगा तो उसमें भी हमने सिग्नेचर करके उसको स्कैन कर लेते हैं, यही होता है। तो उसको भी क्या करा है गवर्नमेंट ने, उसको भी कानूनी मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो उसको भी लिख लो। सिग्नेचर जो है हमारे वो भी कैसे हैं, अब लीगल है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर लिख लो। डिजिटल सिग्नेचर क्या हो चुका है, लीगल, है ना। तो लीगलिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ये भी हो सकता है। हस्ताक्षर को भी कानूनी मान्यता प्रदान करना। इसके अलावा उन्होंने एक कंप्लेंट शिकायत विभाग बनाया है। ठीक है, शिकायत विभाग बनाया है, कंप्लेंट डिपार्टमेंट बनाया है, जिसमें आप जाकर के कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो। ठीक, फिर इसके अलावा और क्या किया है, कई तरीके की पनिशमेंट्स है, सजाओं का प्रावधान है ना। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि
एक्ट में जनरली क्या होता है, यही होता है कि अगर आपने कोई साइबर क्राइम किया तो उसकी आपको क्या सज़ा मिलेगी, क्या जुर्माना लगेगा, वो सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है। तो ये तो कॉमन सी चीज़ें जो हर एक्ट में होती हैं जिसके लिए वो बना है, ठीक है। पर ये 2-3 चीज़ें जो है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी? हाँ बोलो भाई। हाँ, 2 साल की जेल या फिर क्या बताया था, बताओ, 2 साल की जेल और उम्र कैद, ठीक, और या फिर जुर्माना भी हो सकता है। तो देखो इसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपके जो सिग्नेचर है डिजिटल, है ना, और आपके जो डॉक्यूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक, इन दोनों को क्या करना, कानूनी मान्यता देना। ये 2 चीज़ें इस एक्ट के अंदर महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरा कि 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा वाला, है ना, ये 3 चीज़ें जो इसमें पूछी जा सकती है। चलो फिर इसके बाद अगला लिखो। अब देखो साइबर क्राइम जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप्स के। तो उसके भी टाइप फटाफट लिख लो। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, ठीक है। पहला टाइप तो जो है किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो सकता है, मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरे साथ हो गया, मुझे स्पेशली टारगेट करके वो काम किया गया हो, या तो किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए या किसी और रीज़न से जो है मुझे टारगेट किया गया। तो पहला तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति विशेष के लिए, मतलब पर्सनल टारगेट हो गए, है ना। तो पहला लिखो पर्सनल टारगेट। पर्सनल टारगेट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉपर्टी और मनी से रिलेटेड क्राइम, ठीक है, प्रॉपर्टी और मनी, ठीक है, मतलब कि धन या संपदा से संबंधित अपराध, साइबर अपराध, ठीक। और तीसरा कि किसी गवर्नमेंट को स्पेशली, जैसे कि मान लो जो आतंकवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सरकार को निशाना बनाते हैं, कोई भी हो, है ना। तो अभी जैसे व्यक्ति विशेष था, वैसे ही क्या हो जाएगा, सरकार विशेष, है ना। मतलब गवर्नमेंट, जो स्पेसिफिक गवर्नमेंट को टारगेट करके वो काम किया जा रहा है ना। तो लिख लो उसको भी। ये हो गया आपकी सरकार को लक्ष्य बनाकर किया गया अपराध, ठीक है, टू टारगेट गवर्नमेंट। ये 3 कैटेगरी में आप साइबर क्राइम्स को डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं हो सकती है, या तो किसी व्यक्ति विशेष के साथ होगा, मनी, या अब व्यक्ति विशेष में देखो, व्यक्ति विशेष में ऑर्गेनाइजेशंस भी आ सकती है ना। जैसे कि अभी हाल ही में आपका जो बिग बास्केट नाम सुना है, बिग बास्केट, उसके कई सारे जो डाटा है वो लीक हो गए थे, है ना। मतलब 2019, 18-19 की बात है कि लगभग 6 करोड़ उसके जो यूज़र्स थे, उनके डाटा जो क्या हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो क्या हो गई, वो किसी ने हैक कर ली, है ना। तो उसकी वजह से कई दिनों तक वो चर्चा में भी रहा, और कई सारी चीज़ें उसके साथ जो है, अब उनका ये कहना है कि हमारे किसी विरोधी कंपनी ने ये सब काम किए हैं या किसी से करवाएं, तो वो भी उसमें आ जाएगा, किसमें, पर्सनल टारगेट में, ठीक है। पर्सनल टारगेट के अंदर कोई पर्सन भी आ सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है स्पेसिफिक, अगर वो प्राइवेट है तो। अगर गवर्नमेंट होगी तो फिर वो इसमें आ जाएगी, ठीक, क्लियर। तो ये 3 कैटेगरी के जो है जनरली साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक। इसके बाद देखो और क्या बचा है हमारा, हाँ, एक और लाइन लिखो, इसमें बहुत ज़रूरी है कि केरल हाई कोर्ट, हमारा जो केरल हाई कोर्ट है, उसने इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में माना था सबसे पहले। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि केरल हाई कोर्ट ने इंटरनेट को क्या किया था, सबसे पहले मौलिक अधिकार के रूप में माना था। और वो किसके अंतर्गत माना था? संविधान में मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है, कौन से आर्टिकल में आता है? मतलब जो, मुझे तो उसमें प्रॉपर तो नहीं पता, पर जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब राइट टू इंडिपेंडेंस, उसके अंतर्गत उसको माना था, ठीक है। मतलब कि आपका जो इंटरनेट की जो स्वतंत्रता है, वो भी उस केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि ये भी आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही हम उसको मानेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब वो इंटरनेट भी इतनी बेसिक चीज़ हो गई है कि जैसे हम खाना पीना जो भी चीज़ें हैं उसके बिना नहीं रह सकते, वैसे इंटरनेट या मोबाइल के बिना भी नहीं रह सकते। तो कोर्ट ने यही चीज़ कही कि ये बहुत ही बेसिक फैसिलिटी है जो सभी व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और इसीलिए हम इसको क्या मान रहे हैं, मौलिक अधिकार मान रहे हैं, ठीक। चलो इसके बाद देखो एक और टेक्नोलॉजी है, वो है साइबरनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नई टेक्नोलॉजी है, साइबरनेटिक्स, ठीक है। हिंदी में भी इसे साइबरनेटिक्स ही बोलते हैं। साइबरनेटिक्स जो है क्या होती है, इसको समझ लो जरा 2 मिनट।
साइबरनेटिक्स जो है एक ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें जो हमारे इंजीनियर है या साइंटिस्ट हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मशीनें जो है आपस में बातें कर सकें। क्या कर सकें? आपस में बातें कर सकें, है ना, हाय हेलो कर सकें, अपने एक दूसरे के दुख दर्द बांट सकें। मतलब इस तरीके जैसे हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं वैसे ही मशीनें आपस में क्या कर सके, बात कर सके। क्या हो गया? वो उसके अंदर सारी चीज़ आ जाएंगी। साइबरनेटिक्स के अंदर रोबोटिक्स आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, है ना, और साथ ही में मशीन आपस में तो बात कर ही गई, साथ में वो जानवरों की मतलब एनिमल्स जो हमारे पशु पक्षी उनकी भी भाषा समझने की कोशिश करेगी। ठीक, क्या चीज़ करेगी? एक तो आपस में कन्वर्सेशन करेगी और दूसरी चीज़ क्या करेगी, मशीनें जो है वो जानवरों की भाषा को समझने की कोशिश करेंगी। और तीसरी चीज़ है नेचुरल फिनोमिना या जो नेचुरल साउंड्स होते हैं उनको भी डीकोड करने की कोशिश करेगी। तो तीन चीज़ की कोशिश की जा रही है साइबरनेटिक्स के अंदर। पहला तो क्या? कम्युनिकेशन बिटवीन टू मशीन्स। लिखो पहला पॉइंट। पहला पॉइंट साइबरनेटिक्स में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन्स। ठीक है, मशीनों के बीच में जो है संवाद। ठीक, अब इसके अंदर आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो भी मशीनों के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, जो रोबोटिक्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगी, है ना। तो एआई भी लिख सकते हो आप इसमें रोबोटिक्स भी लिख सकते हो। ठीक, और इमोशंस जो है, भावनाएं हैं, वो भी इसके अंदर जो है डालने की कोशिश की जा रही है। ठीक, तो पहला कम्युनिकेशन बिटवीन टू मशीन्स, मशीनें आपस में बात कर सके। ठीक है, और दूसरा लिखो कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन्स एंड एनिमल्स, पशुओं या जानवरों और मशीनों के बीच का संवाद, है ना। मतलब कि कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन टू एनिमल। अच्छा, इससे क्या हासिल हो जाएगा? जानवरों से अगर बात कर ली तो, या मशीनें आपस में बात कर ली तो क्या हासिल हो जाएगा उससे? देखो, इससे बेसिकली क्या करना चाहते हैं कि जैसे जानवरों की भाषा समझकर हम क्या कर सकते हैं, जानवरों की भाषा को समझकर हम नेचुरल फिनोमिना को समझ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे होता है ना कि कई बार भूकंप आने वाला हो, है ना, कोई डिज़ास्टर आने वाला हो, तो एनिमल्स को पहले पता चल जाता है ना। अब वो कैसे चलता है वो एक अलग चीज़ है, पर अगर उनकी लैंग्वेज को हम समझ सकें या नेचुरल फिनोमिना को हम डिकोड कर सकें तो हम भी उन चीज़ों से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, एनिमल्स को अगर हम उनकी लैंग्वेज अगर हम समझ पाएंगे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर में हम उनको और अच्छी ट्रेनिंग दे सके जिससे वो और हमारे अच्छे कुछ काम आ सके, है ना। जैसे कि डॉग्स को अभी ट्रेनिंग दी जाती है तो वो कई तरह से पुलिस की मदद करता है ना। जैसे आपने अभी जो जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखी होगी, उसमें जो डायनासोर होता है उसको वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो उनके लिए एज अ वेपन वो काम करे, है ना। जैसे पुराने समय से जानवरों का उपयोग हो ही रहा है वॉर में, हाथी घोड़े यूज़ होते ही हैं, वैसे ही उन्होंने क्या किया है कि दूसरे एनिमल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर उनकी भाषा हम समझ सके तो उनसे हम जासूसी करवा सकते हैं, उनको हमारी जगह लड़ने भेज सकते हैं, या इस तरह का कोई भी काम जो जिसमें हमारी जान का खतरा हो वहाँ पर हम उन लोगों को भेज सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। फिर मशीनें अगर आपस में बात करेंगी तो क्या फ़ायदा होगा? मशीनें अगर आपस में बात करेंगी तो उससे जनरली जो है हमें भी वही सब चीज़ों का फ़ायदा है। जैसे कि अब हमको प्रोग्रामिंग वगैरह करनी होती है तो हमने जैसे एक मशीन में एक सिस्टम में कर दिया, है ना, अब वो दूसरे को बता देगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि तू सुन के आ जाना, मुझे समझा देना, तो ऐसा मशीन भी कर सकती है कि भाई एक जगह हमने किसी को कुछ बता दिया, मशीन को समझा दिया, तो वो क्या करेगी, अपनी सारी सहेलियों को जाके बता सकती है। बात समझ में आई? इस तरीके से हमारा जो काम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा करने से जो है कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं, है ना। हो सकता है मशीनें आपस में बातचीत करके हमारे खिलाफ ही कुछ तैयारी कर लें, है ना, जैसे कि टर्मिनेटर मूवी वगैरह में दिखाया है, या आपकी जो इंडिया की अपनी रजनीकांत की मूवी है ना, रोबो चिक्की, तो उसमें भी यही दिखाया है कि वो मशीन अपने आप से ही क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, दूसरी मशीनों से बात कर रही है, अपनी जैसी रेप्लिका बना रही है ना, अपने जैसे दूसरे सिस्टम उसने बना रखे हैं, और फिर वो क्या कर सकती है कि मानव जाति को क्या करे, नुकसान पहुंचा सके, हानि पहुंचा सके। ठीक, पर
अभी ये बहुत दूर की बात है, अभी पहले इस सिस्टम पर काम तो हो, है ना। और वैसे भी जो है मेरा पर्सनली यही मानना है कि कोई भी मशीन हमारी बराबरी नहीं कर सकती है ना। मतलब भगवान की बनाई रचना मशीन हम है और हमारी बनाई कोई चीज़ इस मशीन की बराबरी नहीं कर सकती है, ठीक। पर हो सकता है कुछ लेवल तक वो नुकसान पहुंचा सके आगे भविष्य में, पर अभी तो खैर उसका काम ही चल रहा है, अभी तो शुरू ही नहीं हुई है वो, ठीक। ये हो गई। अब तीसरा लिख लो, इसमें एक और लिख लो, कम्युनिकेशन बिटवीन की जगह लिख लो कम्युनिकेशन टू नेचर, है ना। मतलब प्रकृति से संवाद, प्रकृति से संवाद करना, ये भी साइबरनेटिक्स में ही आता है, ठीक। और साइबरनेटिक्स जो शब्द है ना, ये कहाँ से लिया गया है, ये काइबरनेट्स से लिया गया है। काइबरनेट्स जो है एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है नाविक, है ना, या इसको हम पायलट भी कहते हैं, मतलब जो लीड करने वाला हो बेसिकली, है ना, उसको हम काइबरनेटिक, KYBERNETS, ये ग्रीक वर्ड है जिसी से हमने साइबरनेटिक्स बनाया, है ना। काइबरनेटिक्स से क्या बना लिया, साइबरनेटिक्स, ठीक। ये साइबरनेटिक्स है जो भी हमको याद रखना है। चलो इसके बाद देखो एक लास्ट चीज जो बची है हमारी, वो है बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट क्या है, हाँ ये ग्रीक वर्ड है। जितनी भी टर्म डेवलप हुए हैं वो जनरली या तो ग्रीक वर्ड से है या फिर लैटिन वर्ड से है ना। क्यों, क्योंकि उस समय पर यही सब चीज़ें होती थी। हमारा जो भाई ट्रांसपोर्टेशन उतना था नहीं, है ना। भारत या दूसरी जो देश थे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे नहीं, तो वो लोग जो बना लेते थे वहीं के वहीं उनका नामकरण भी कर देते थे और पूरी दुनिया में उसको फैला भी देते थे, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें पता ही है कि जो यूरोप की कंट्री वाले लोग हैं वही घूमते फिरते रहते थे पूरी दुनिया में। बाकी के लोग तो अपने देश में खुश रहते थे, वो कहीं भी नहीं जाते थे, है ना। हमारे देश के लोग भी कहीं नहीं गए, हमारे देश में दुनिया भर के सारे देश आए हैं, है ना। अरब से लेके और चीन से लेके और इधर यूरोप अमेरिका सब लोग आए, पर हमारे देश के लोग कहीं नहीं गए, है ना। ये यहीं पर मस्त रहते हैं। तो अब अगला लिखो बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट क्या है भाई, एक जगह का नाम है, यूरोप में एक जगह है उसका नाम है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट कन्वेंशन, हिंदी में इसको कहते हैं बुडापेस्ट, आप इसको संधि कह सकते हो, ठीक। बुडापेस्ट कन्वेंशन। अब पहले इसमें क्या होता है ये समझ लो। जैसे कि भारत सरकार ने सन 2000 में IT एक्ट लागू किया, है ना। अब वैसे ही क्या हुआ कि इंटरनेशनली अगर कोई साइबर क्राइम हो रहा है ना, जैसे कि किसी बाहर के देश के व्यक्ति ने हमारे देश में आकर के, क्योंकि अब इंटरनेट की कोई लिमिटेशन तो है नहीं, कोई जियोग्राफिकल बैरियर है नहीं वहाँ पर प्राकृतिक की भाई दीवार बना दी तो रुक जाएगा वो तो कहीं से भी आ सकता है ना। तो वर्ल्ड में कहीं से कोई भी कुछ भी हैक कर सकता है। जैसे कि एक विकीलीक्स साइट आपने नाम सुना होगा, उसने अमेरिका तक के जो है बड़े बड़े नेताओं की सारे अकाउंट जो है हैक कर लिए थे और वो कहीं रशिया में जाकर फिर उसको शरण मिली थी, अमेरिका वाले पीछे पड़े हुए थे उसके। तो उसने यहाँ तक बता दिया कि हिलेरी क्लिंटन ने क्या कहा भारत के बारे में, है ना, व्हाइट हाउस में क्या क्या बातें होती हैं दूसरे देशों के बारे में, ये सब चीज़ें उसने हैकिंग के थ्रू पता कर लगा ली थी। तो मतलब कि इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है ना। तो इसी वजह से क्या हुआ कि कुछ देश आपस में मिले, ग्रुप बनाया और उन्होंने एक संधि की, एक डील की कि भाई अगर इंटरनेशनली कोई क्राइम होता है तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, है ना। कोई रूल्स बनाएंगे, कोई रेगुलेशन। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारा, वो क्या करता है, वो यही सब चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय रूप से देखता है। तो वैसे ही उन्होंने भी क्या बनाया, एक संधि बना ली, एक एग्रीमेंट बना लिया और उस एग्रीमेंट के तहत क्या करने वाले हैं, वो साइबर क्राइम को डील करेंगे। किसको डील करेंगे, साइबर क्राइम को, है ना। जो भी साइबर अपराध होता है अगर अंतर्राष्ट्रीय रूप से, उसके अगर होने के बाद या उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर हो चुका है तो उसके लिए क्या स्टेप लेने चाहिए, सजा क्या होगी। भाई जैसे इंटरनेशनली कोई क्राइम होगा तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। जैसे अभी एक केस हमारा चल रहा है ना, वो कौन सा है जिसको हम ब्रिटेन से यहाँ लेकर आने वाले हैं। ब्रिटेन की कोर्ट ने नीरव मोदी को यहाँ पर जो है डिप्लॉय करने के लिए वहाँ की कोर्ट ने आदेश दे दिया है ब्रिटेन वालों ने। अब उसको वहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में भाई लोग सबसे पहले क्राइम करके विदेशी क्यों भागते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर विदेश एक बार चले गए तो फिर वहाँ के रूल अलग, यहाँ के रूल अलग।
तो इस वजह से वो रूल्स के चक्कर में वो बच जाते हैं, है ना। और वैसे भी आप हमारे देश में भी देखोगे तो लोग जो है स्टेट की बॉर्डर भी क्रॉस अगर कर लेते हैं तो भी कई सारे रूल्स जो है चेंज हो जाते हैं, है ना। वहाँ के रूल्स अलग है, जैसे मान लो यहाँ से मैं कोई क्राइम करके महाराष्ट्र भाग गया तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ के रूल्स अलग है, वहाँ की पुलिस अलग है, तो उन सब चीज़ों को डील करने में फिर वो क्रिमिनल को फ़ायदा हो जाता है। तो इसी वजह से जो है ये कन्वेंशन बनाया गया, जिसके अंतर्गत क्या किया गया, 67 कंट्रीज़, कितनी कंट्रीज है इसके अंदर, 67 कंट्रीज जो है इन्होंने मिल के बैठ के विचार करके और ये कन्वेंशन बना दिया, सारी चीज़ें सेट कर दी। ठीक, चलो फिर दूसरी चीज़ लिखो कि भारत इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया ने इस एग्रीमेंट पर अभी तक सिग्नेचर नहीं किया है। अब ये जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है ये 2001 से शुरू हो चुका था, 2001 से जो है ये शुरू हो चुका था सिग्नेचर अभियान, इनका हस्ताक्षर अभियान, और 1 जुलाई सन 2004 को ये लागू हो गया था। 1 जुलाई 2004 को लागू कर दिया गया बुडापेस्ट कन्वेंशन। इसके बारे में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। 2001 में ये बनना शुरू हो गया था, मतलब सिग्नेचर लेने शुरू कर दिए थे। 1 जुलाई 2004 में ये लागू कर दिया गया। टोटल इसमें कितने देश हैं, 67। भारत इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, भारत ने ये कह दिया कि भाई अभी तो हम हमारे देश में तो कानून बनाए पहले, है ना, फिर बाद में इंटरनेशनल कानून की बात करेंगे, अभी तो हमारे देश के अंदर ही सिस्टम उतना डेवलप नहीं है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है ये एक तरीके से इसका जो लीडर है वो अमेरिका है। कौन है, अमेरिका। और चूंकि रशिया ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है हमारे लिए एक हम कह सकते हैं कि एक आपत्ति दर्ज की है वहाँ पर, है ना, कि भाई आप इस कन्वेंशन पर साइन मत करो, चूंकि हमारे जो रिलेशन है वो रशिया से बेटर है शुरू से ही, तो उस वजह से भी भारत ने जो है इस पर हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक, क्योंकि रशिया और अमेरिका जो है एक दूसरे के परस्पर जो उनकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी टाइप चलती रहती है। तो ये 2-3 चीज़ें इसके बारे में हमको याद रखनी है कि 2001 में ये शुरू हुआ था, 1 जुलाई 2004 को लागू हो गया था, 67 देश है और भारत अभी इसका सदस्य, मतलब कि इस पर भाई इतने सारे देशों के सिग्नेचर करवाने हैं तो टाइम तो लगेगा ना, हर देश सोचेगा विचारेगा, तो मतलब जब 1 जुलाई को ये लागू हुआ तब उसमें इतने देश आ चुके थे। ठीक है, ये 3-4 साल का जो समय था उनने लोगों को कन्विंस करने के लिए लगाया। ठीक, चलो ठीक भाई, तो ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमारे पास वो मैंने आपको सब बता दी है। अब इसके बाद हम कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे।